आइए आज हम संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है विजय सर के द्वारा। किसी भी चीज का वर्गीकरण आप कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर आप थोड़ा सा मोटा एक बात समझ लीजिए कि अलग अलग दृष्टिकोण से एक ही वस्तु को अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। अगर हम कहें कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति का वर्गीकरण करते हैं कि मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, मान लीजिए विजय सर है, तो अगर इनका हम वर्गीकरण करें कि विजय सर को कैसे बांटा जाए, मतलब इनका हम इनको किसी ग्रुप में रखना चाहते हैं, है ना, तो वर्गीकरण करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो एक दृष्टिकोण ये होगा कि गांव के आधार पर, तो हम गांव के आधार पर करेंगे तो विजय सर का गांव समस्तपुर लगता है, तो एक कैटेगरी में ये समस्तपुर के निवासी हो गए। अगर हम कहें कि शिक्षकों के आधार पर या विषय के आधार पर, विषय शिक्षक के आधार पर अगर हम कहें तो विषय शिक्षक के आधार पर बहुत सारा ग्रुप बन सकता है। एक इतिहास के शिक्षकों का ग्रुप होगा, एक कला के, एक संस्कृति के, एक संस्कृत के, इस तरीके से अलग अलग ग्रुप होंगे। तो विजय सर किस कैटेगरी में है, कला के आगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि अलग अलग दृष्टिकोण से एक ही वस्तु को अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। तो वैसे यही पर संसाधन एक ही चीज है, संसाधन एक ही है, लेकिन अगर हम दृष्टिकोण अपना बदल रहे हैं तो संसाधनों को हम कई तरीके से देख सकते हैं। आइए देखने का प्रयास करते हैं। तो आप यहां देख रहे होंगे कि संसाधनों को पहले हम उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं, उत्पत्ति का दृष्टिकोण लेते हैं। तो उत्पत्ति के दृष्टिकोण से आप केवल दो ही रूप में देख सकते हैं संसाधनों को। एक क्या होगा, एक उसका अजैव रूप आपको देखेंगे। अजैव रूप का मतलब इस पूरी पृथ्वी पर या पृथ्वी के बाहर, चूंकि हम पृथ्वी का ही अध्ययन कर रहे हैं तो हम पृथ्वी के बारे में ही चर्चा करेंगे। अगर पृथ्वी के बाहर भी देखिए तो जितने भी अजैव पदार्थ हैं आप सब अजैव संसाधन। अभी हमारे पास तकनीकी उपलब्ध नहीं है चंद्रमा के अजैव तत्वों का प्रयोग कर ले अपने उपयोगिता के लिए, लेकिन भविष्य में हो जाएगी तो हम चंद्रमा और मंगल के भी तत्वों का प्रयोग करेंगे। हाँ, तत्वों का प्रयोग करेंगे तो बढ़ जाएगा। हाँ, प्रयोग करके अपनी तब इनको पृथ्वी का देख रहे हैं। तो पृथ्वी में उत्पत्ति के आधार पर अजैव संसाधन क्या होंगे, जितने भी बड़े बड़े भूखंड हो गए, या भूमि देख रहे हैं, ये क्या है, अजैव संसाधन। वायुमंडल है आपका, अजैव संसाधन। आप महासागरों में जो जल है वो देख रहे हैं, अजैव संसाधन। पर्वत, पठार, नदियां जो बह रही, सब अजैव संसाधन। वास्तव में जितने भी खनिज पदार्थ हैं, ऊपर पट्टी के नीचे जो आपके जीवाश्म ईंधनों का स्रोत है, जो खनिज पेट्रोलियम है, ये सारी चीजें, खनिज तेल, सब क्या है, अजैव संसाधन हो गए। ये उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा जैव संसाधन। जैव संसाधन में जितनी भी जीवित इकाइयां, आप पेड़ पौधों को ले लीजिए, पूरा पृथ्वी में जितने पेड़ पौधे, वन है ना, जितने भी प्रकार की जलवायु में वनस्पतियां उपलब्ध हैं, चाहे टैगा हो, चाहे टुंड्रा प्रदेश की हो, है ना। आप देख लीजिए मरुस्थली में, मरुस्थल क्षेत्रों में जितनी प्रकार है ना, तो वैसे ही मैदानी इलाकों की जितनी वनस्पतियां हैं, सब कुछ वनस्पतियों के साथ साथ हम पशु पक्षी या जितनी भी जीवित श्रेणियों में, जितना भी प्लांट में, और इसमें दो ग्रुप में आते हैं ना, एक प्लांटी में और नहीं, कवक प्लांट नहीं मिली वगैरह, जो भी ये गुरु जी ज्यादा बताते हैं सही। तो वो सारी चीजें क्या है, जैव संसाधन। तो ये उत्पत्ति के आधार पर हम देख रहे थे, एक दृष्टिकोण था संसाधन देखने का। अब दूसरा दृष्टिकोण देखिए। अब हम ये देख सकते हैं कि कुछ संसाधन अब समाप्ति के आधार पर देखेंगे कि कौन समाप्त हो सकते हैं, कौन समाप्त नहीं हो सकते। तो समाप्यता के आधार पर दूसरा दृष्टिकोण, ये पहला दृष्टिकोण था, ये दूसरा दृष्टिकोण। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को आइए देखा जाए तो समाप्यता के आधार पर दो प्रकार के, एक जो समाप्त हो सकते हैं और दूसरे जो समाप्त नहीं हो सकते। तो उनको हमने अलग अलग नाम दे दिया है, वैज्ञानिक नाम, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। सर कोई जैसे अमर है, जैसे कोई अमर का वरदान ले लिया, फिर वो हनुमान जी समाप्ति के आधार पर कैसा था, तो फिर अनवीकरण, तो उसमें नवीकरण में क्या, फिर उनको एक अलग कैटेगरी बनानी पड़ेगी उनको। हाँ, यही कह सकते हैं नवीकरण, मतलब जो कभी नष्ट नहीं हो सकते, वो तो इसी कैटेगरी में। जैसे हनुमान जी क्या है, नवीकरणीय संसाधन। रोज पूजा करिए, वो कभी नष्ट नहीं होंगे जब तक ये सृष्टि रहे,
चलिए वो खैर मजाक की बात है। समाप्यता के आधार पर हम संसाधनों को देखते हैं। मानव ही संसाधन, उसकी चर्चा हम अर्थशास्त्र में करेंगे। आइए इसकी हम समझते हैं। तो समाप्यता के आधार पर दो संसाधन, एक नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का मतलब कि जो एक बार प्रयोग के बाद हम दोबारा भी उनका प्रयोग कर सकते हैं, मतलब जो नष्ट नहीं हो सकते, जो जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक रह सकते हैं और जिनका लगातार उपयोग करते रहने से भी उनकी मात्रा और गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सौर ऊर्जा, आप रोज प्रयोग करिए, रोज उससे विद्युत बनवा लीजिए, रोज आपको उतनी मात्रा मिल जाएगी, तो ना उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन हो रहा है, ना उसकी गुणवत्ता में। जिस दिन वर्षा हो रही है दिन में, वर्षा जितनी वर्षा हो रही है आप उसका प्रयोग करिए। दिन भर अगर वर्षा हाँ, एक बात है, अब देखिए, अब कुछ चीजों का पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक है कि क्या, अब ये वैज्ञानिक ही पता लगा सकते हैं कि जो विश्व में औसत वर्षा है, एक ये अनुसंधान की बात है कि जो विश्व में औसत वर्षा है, क्या वो औसत वर्षा प्रतिवर्ष घट रही है या बढ़ रही है या औसत वर्षा वही है। तो लगभग जो विश्व में होने वाली वर्षा, अगर उसका औसत निकाला जाए तो हर वर्ष उतनी ही वर्षा पूरे विश्व में होती है। हाँ, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तापमान बढ़ने से वर्षा की जो मात्रा है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, ये सब अनुसंधान में आएगा तो फिर हम देखेंगे और समझेंगे कि नवीकरणीय संसाधनों को क्या पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, वर्षा को किसमें रखा जाए। लेकिन जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक वर्षा होना निश्चित है। तो इसका मतलब वर्षा का जो जल है वो भी हमारे नवीकरणीय संसाधन के रूप में प्रयोग होता है। नदियों का जो जल है, महासागरों का जो जल है, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। समझ में, ये वन हो गया आप। हाँ, यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है कि अगर हम बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ काट दें, अगर पृथ्वी बहुत गर्म हो गई, फिर भी वनस्पतियां रहेंगी, जो मरुस्थलों में उगने वाली वनस्पतियां तो रह भी करेगी, नष्ट नहीं हो जाएंगी, लेकिन मात्रा में कमी आ जाएगी, है ना। तो फिर भी वन क्या है हमारे एक प्रकार से नवीकरणीय संसाधन है कि उसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। वन है ना, वनीकरण जो हो रहा है, हम नए नए जगहों पर वनस्पतियां लगा करके, किसी को दो शब्द से जोड़ करके बोलो, जैसे जैव नवीकरणीय और अजैव नवीकरणीय, सब कैटेगरीज आप करेंगे और ज्यादा कैटेगरीज में जाएंगे तब तक चीजें होंगी। आप इसको और ज्यादा कैटेगराइज करिए और ज्यादा वर्गीकरण करिए और उसमें जटिलता में घुसिए, तब फिर आप बड़ा मूल्यांकन। तो ये नवीकरणीय संसाधन समझ में आया। नवीकरणीय संसाधन कि ऐसे संसाधन प्रकृति में व्याप्त, ऐसे संसाधन जिनका पुनर्भरण बड़े आसानी से हो सकता है, जिनकी मात्रा और गुणवत्ता पर हमारे द्वारा उपयोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो पुनर्नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन जो नष्ट हो जाते हैं, हम उनको एक बार उपयोग कर लेंगे, नष्ट हो जाएंगे, दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, दोबारा प्राप्त कैसे होंगे, बहुत लंबी प्रक्रिया है उनकी, करोड़ों वर्ष लग जाएंगे तब जाकर के वो प्राप्त होंगे, लाखों वर्ष। जैसे हमारा पेट्रोलियम खनिज तेल जो हमारे ऊपर पट्टी के नीचे अवसादी चट्टानों में मिलता है, अगर उसका हम लगातार दोहन करते जा रहे हैं, वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगाते हैं 30-40 वर्षों में नष्ट हो जाएगा। तो नष्ट हो जाएगा तो 40 वर्ष बाद हमको पेट्रोलियम नहीं मिलेगा, तो उसके लिए क्या करना है, फिर उसके लिए फिर कैसे उसका दोहन किया जाए, उसके लिए अलग डेवलपमेंट का मॉडल आएगा, वो सारी चर्चा हम बाद में करेंगे, सतत पोषण विकास वगैरह आगे बढ़कर पढ़ेंगे। लेकिन अभी वो तो अनवीकरणीय ही तो बना हुआ है, वो नष्ट हो जाएगा तो उसके पुनर्भरण की जो प्रक्रिया बड़ी लंबी है और वो मानवीय क्रियाकलापों के बाहर है कि हम उसका पुनर्भरण कर ले और उसको नवीकरणीय के रूप में लाए, तभी तो संकट चल रहा है ना। तो अनवीकरणीय श्रेणी में वो संसाधन आते हैं जिनका एक बार उपयोग के बाद वो हमको दोबारा प्राप्त नहीं हो सकते, उसकी प्राप्त होने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, इसीलिए हम उसको कहते हैं प्राप्त नहीं होंगे। काहे लिए हम कहें जटिल है, फलाना ढिकाना, भाड़ में जाए, सीधे कहीं कि नहीं प्राप्त हो सकते, है ना, तो नहीं प्राप्त होंगे। पेट्रोलियम हो गया आपका, पेट्रोलियम के उत्पाद जितने हैं, पेट्रोलियम नष्ट हो तो वो खत्म हो जाएंगे, और कोयला हो गया आपका, और अच्छा इसमें जो धात्विक खनिज आते हैं, धात्विक खनिज भी हैं। आप कह दीजिए कि धातुएं भी तो सर एक सीमित मात्रा में, हाँ, लेकिन धात्विक खनिजों का पुनः चक्रण हो सकता है, पुनः चक्रीय। एक बार हम ट्रक बनाए और ट्रक लोहे से बनी है, अब ट्रक को नष्ट कर दिए, उसका लोहा गला करके हम दूसरा मटेरियल बना, तो वो पुनः चक्रीय है। जितनी धातुएं हैं वो उनको हम दोबारा रिसाइकल करके उपयोग कर सकते हैं, तो ये पुनः चक्रीय है। तो अनवीकरणीय है, ये दोबारा प्राप्त नहीं हो सकते एक बार उपयोग के, लेकिन चूंकि हम इनको पुनर्चक्रण करके प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए अनवीकरणीय के साथ साथ सतत बनी भी रह सकती है। इनका क्षरण भी कुछ होता है कुछ मात्रा में, चर्चा हम आगे तो पुनः चक्रीय है। लेकिन कुछ है अचक्रीय जिनका चक्र नहीं हो सकता, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद हो गए, कोयला हो गया, इनका क्या है, पुनर्चक्रण नहीं हो गया। 1 लीटर पेट्रोल मोटरसाइकिल में डाल के फूंक दिए तो दोबारा उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, है ना।
कि पीछे जब धुआं निकलता है तो बल्टी लेके रोपत रहा कि हाँ अब 1 लीटर आ गई हूँ मैं, हो नहीं सकता। तो इस समाप्यता क्या था। आप एक नए दृष्टिकोण की बात करते हैं, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन निजी है ना, हमारा घरेलू इतनी जमीन हमारी, आपकी निजी संसाधन, घर हमारा निजी संसाधन। दूसरा राज्य का या सामुदायिक स्तर पर, जैसे आप देखिए गांव में तालाब होते हैं, तालाब सबकी संपत्ति है ना। चारागाह भूमियां होती हैं पूरे गांव समाज की है, गांव समाज की होबे करती हैं जमीनों की, गांव समाज के भैया खेल के मैदान पूरे गांव के है ना। तो ये सारी चीजें सामुदायिक संसाधन हो गई है ना। उसके साथ राज्य की संपत्ति, जहां आप रहते हैं, जिस देश में निवास कर रहे हैं, वो पूरा उसी राष्ट्र का है। भारत की भौगोलिक जो सीमा है, उस सीमा के अंदर रहने वाले पर्वत, पठार, नदियां, आपके घर, मैदानी भाग, मतलब जितनी भी चीजें हैं, खेत खलिहान से लेकर के सब कुछ, सब राष्ट्र की संपत्ति। वो चाहे तो आपके निजी संसाधनों को भी राष्ट्र का संपत्ति घोषित कर सकता है, राष्ट्र के पास ताकत है। तो ये सब को भी हटा देगा राष्ट्रीय संसाधन, हम लोग भी तो जैव संसाधन है ना। हाँ तो ठीक है, वो तो उत्पत्ति के आधार पर जैव में है ये है। तो क्या राष्ट्र हमको भी उसमें सामुदायिक में दे सकता है राष्ट्र में? राष्ट्र चाहे तो आपको ये राष्ट्र राज्य राष्ट्र चाहे तो आपकी निजी संपत्तियों को भी अपना राष्ट्र का कर सकता है। हमारी निजी संसाधन है, हम ही को परिवर्तित कर सकता है क्या? किसमें? मतलब एक तरह से परिवर्तित करता है। आपको परीक्षा के माध्यम से क्या करता है, परीक्षा के माध्यम से आईएएस की परीक्षा पास करते हैं तो आप किसी निजी स्वामित्व हो जाते हैं क्या? ये सामुदायिक है, आप राष्ट्र की संपत्ति हो जाते हैं। आप आईएएस हैं तो आप राष्ट्र की संपत्ति हैं, आसान है, उसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करती है। जैसे आप देखिए भारत रत्न जिनको मिलता है वो राष्ट्र की संपत्तियां हैं। अब उनको कोई नुकसान होगा तो फिर राष्ट्र समझेगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब क्या है? राष्ट्र की संपत्तियां। राहुल गांधी बुला देंगे। राहुल गांधी भी राष्ट्र की संपत्ति है, विपक्ष का नेता है, वो भी राष्ट्र की संपत्ति। अंतरराष्ट्रीय राजीव गांधी को था ना। हाँ, तो अंतरराष्ट्रीय संपत्तियां क्या है? मोटे तौर पर जितने भी देश हैं उनके 200 मील तक की, समुद्र में 200 मील तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। उसके अंदर 200 मील तक के क्षेत्र के अंदर जितने भी संसाधन हैं आप उनका अपने देश के हित के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन 200 मील के बाहर का जितना एरिया है वो किसी का नहीं है, वो पूरा अंतरराष्ट्रीय है। मतलब वो सबका है और किसी का नहीं है, दोनों चीजें, वो सबका है और किसी का नहीं है, किसी का भी स्वामित्व नहीं और सबका है। आप अपने अपने उपयोग के लिए सहमति बना करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैठ करके, जैसे हमने अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बनाई, संयुक्त राष्ट्र वगैरह, वहां बैठ करके आप उपयोग कर सकते हैं उनका अपने हित के लिए, अगर आपको आवश्यकता है, आपको जरूरत है। वैसे वो किसी का है नहीं, इसीलिए जितने बड़े बड़े महासागर हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका, आर्कटिक, ये सब किसी के नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय स्वामित्व के हैं। बात समझ में आया? उसमें पूरे विश्व के लोग बैठ करके एक समझौता करेंगे, जिस प्रकार से भी काम करें उस तरीके से, समझ में आया? वो सारी चीजें। और अंतरराष्ट्रीय संसाधन में जो पर्यावरण है पूरे विश्व का, वो किसी एक लोग का नहीं है कि खूब धुआं धक्कड़ के ऐसी तैसी करे रहा है ना, वो भी मुद्दे आ जाएंगे अंतरराष्ट्रीय स्वामित्व के। बात समझ में आया? अब कुछ दिन बाद वनों को भी हो सकता है अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया गया जाए कि वन सबकी संपत्ति है, तो अपने देश में तो रखे वन आज पूरा काट के ऐसी तैसी न कह देगा, है ना। तो ये सारी चीजें आगे आने वाले संदर्भों में हम लोग इन नई नई अवधारणाओं पर विचार करेंगे कि क्या इनको अंतरराष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए, है ना। आइए चलते हैं, समझ में आया? विकास क्या था, ये चौथा। ऐसे संसाधन जो विकसित हो चुके हैं या जिनका विकास बाकी है उसके आधार पर, जैसे एक है संभावित संसाधन। संभावित संसाधन का मतलब ये होता है कि किसी भी राष्ट्र में बहुत सारी संभावनाएं मौजूद होती हैं कि इन चीजों का प्रयोग हम इसके लिए कर सकते हैं, है ना। जैसे एक उदाहरण आप समझ लीजिए कि गुजरात के तटीय इलाकों में और जो समुद्र के तटीय इलाके हैं वहां पर पवन ऊर्जा का बड़ा स्रोत है ना। पवन ऊर्जा के रूप में आप वहां विंड एनर्जी संयंत्र स्थापित करके पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास संभावना है कि हम वहां पर पवन ऊर्जा संयंत्र लगा करके, विंड एनर्जी प्लांट लगा करके विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, संभावी संसाधन, एक प्रकार से कि हमारे पास संभावनाएं हैं लेकिन अभी हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अभी हमने उसका विकास नहीं किया, तो ये संभावी है। वैसे राजस्थान में जो मरुस्थल है थार का, वहां अगर आप पावर प्लांट लगा दें सौर ऊर्जा का पूरा मरुस्थल में, पूरे बिजली की आवश्यकता है, हमारी ऊर्जा जरूरतें पूरी हो जाए, तो वो भी एक प्रकार का तो ये सब क्या है, संभावित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा विकसित संसाधन। विकसित संसाधन ऐसे हैं कि हमने अपने राष्ट्र में संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता
पहचान कर ली कि भैया कोयला इतनी मात्रा में बांटे, इतनी गुणवत्ता क्या है, इससे ज्यादा नहीं है ना, तो इसका हम प्रयोग कैसे कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है, विकसित संसाधन ऐसे हैं जिनका विकास हमने पूरी तरीके से कर लिया है। हमने उनकी मात्रा और गुणवत्ता की आप कह लीजिए कि मापन कर लिया है कि वो कितनी मात्रा में उपलब्ध है, उनका कैसे दोहन करना है, वो सारी नीतियां हमने तैयार कर ली है ना। कोयला होगा, पेट्रोलियम हो गया, कितना है खनिज संसाधन जो हमारे पास है, धात्विक हो चाहे धात्विक अधात्विक हो, सबका हमने मापन कर लिया कि कौन कितना, तो वो हमारे विकसित संसाधन हो। तीसरे भंडार और संचित कोष एक ही समूह के हैं। इसमें आप ये समझिए कि किसी भी राष्ट्र में ऐसे संसाधन आप कह लीजिए एक प्रकार से कि ऐसी चीजें मौजूद हैं जो संसाधन के रूप में प्रयोग में आ सकती हैं, लेकिन अभी हमारे पास तकनीकी उपलब्ध नहीं है जिसके अभाव में हमने उनका प्रयोग नहीं किया। जैसे अगर हम कहें कि पानी बड़े मात्रा में हमारे राष्ट्र में उपलब्ध है, लेकिन उस पानी से हम अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकते हैं। कैसे? पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला है, ऑक्सीजन हटा करके हाइड्रोजन उसमें से निकाल लें और उससे हम अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास तकनीक नहीं है कि हम पानी से हाइड्रोजन अलग करके उसका यांत्रिक ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर सके या किसी अन्य विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर सके या जिस भी ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर सके। तो अभी हमारे पास ये तकनीक नहीं है। तो ये सब क्या है, जितना भी पानी है वो इस ऊर्जा के उपयोग के लिए संचित भंडार समझ में। अब संचित कोष इसमें ये है कि संचित कोष में थोड़ा सा भंडार का ही हिस्सा संचित कोष, लेकिन उसमें यह है कि हमने थोड़ी सी तकनीकी बना ली है जिससे हम उसका उपयोग भी कर पा रहे हैं, है ना। जैसे आपकी बातें हैं उसमें बताया है कि हाँ, जैसे पहले ये था कि जो हमारे नदियों का पानी है वो भी क्या था, संचित कोष, क्योंकि नदियों के पानी की गतिज ऊर्जा का प्रयोग करके विद्युत उत्पादन की तकनीक हमारे पास नहीं थी, तो वो क्या था, भंडार था। लेकिन हमने क्या किया, वर्तमान में हाल के वर्षों में हमने डेवलप कर ली वो तकनीक की, पानी का जो बहाव है उसकी गतिज ऊर्जा से हम विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। तो हमने नदियों में बड़े बड़े बांध बनाए और जल विद्युत संयंत्र स्थापित करके हमने अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करना शुरू कर दी, तो वो संसाधन के रूप में आ गए। लेकिन अभी बहुत ज्यादा वो संचित रूप में है, इसीलिए उसको हमने संचित कोष कहा कि बहुत सारी नदियों पर अभी भी हम डैम बना करके जल विद्युत संयंत्र स्थापित कर सकते हैं और अपनी जो ऊर्जा जरूरतें उनको पूरा कर सकते हैं और दूसरों को वहां से भगा सकते हैं। हाँ, भगा सकते हैं, वो सब ठीक है। तो ये सब संसाधन ठीक है ना। अब आइए हम संसाधनों के विकास पर चर्चा करने चलते हैं।